हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सामाजिकरण के अकार्य और उसके संघर्ष सिद्धांत के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि सामाजिक स्तरीकरण का महत्व जो है मीन्स इम्पॉर्टेंस और उसके फंक्शंस क्या होते हैं मीन्स उसके प्रकार्य क्या होते हैं। तो जब उसका महत्व होता है, उसके कार्य होते हैं, तो उसके अकार्य भी होते हैं। एक तरीके से अगर हम उन्हें देखें तो हम ये कह सकते हैं कि उनमें अगर अच्छाइयाँ हैं, सामाजिक स्तरीकरण की अगर अच्छाइयाँ हैं तो सामाजिक स्तरीकरण होने से कुछ बुराइयाँ भी होती है। मीन्स उनके कुछ गुण भी होते हैं, कुछ दोष भी होते हैं। इस तरीके से भी हम उनको देख सकते हैं, है ना। तो पहले हम बात करते हैं सामाजिक स्तरीकरण के अकार्य के बारे में। सामाजिक स्तरीकरण के अकार्य के बारे में कि सामाजिक स्तरीकरण जो है, जहाँ उसके लाभ हैं वहाँ उसके कुछ नुकसान भी है ना। हमने जो महत्व देखे, जो प्रकार्य देखे, है ना, उन्हें हम गुण भी कह सकते हैं और उनके लाभ भी कह सकते हैं। अब सामाजिक स्तरीकरण के अकार्य की बात आती है तो हम ये कह रहे हैं कि जहाँ पे स्तरीकरण है, स्ट्रैटिफिकेशन है, उसके बेनिफिट्स होते हैं, वहीं हमें उनके कुछ लॉस भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो वो हम आज देखेंगे कि सामाजिक स्तरीकरण जो होता है उससे कहाँ नुकसान होने की संभावनाएं होती है, वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण से जहाँ हमको लाभ होता है, वहीं क्या होता है, व्यक्ति और समाज जो है वो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है, सामाजिक स्तरीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उसके कई दोष और अकार्यों से भी उसको गुजरना पड़ता है, उसको वो फेस करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे निष्क्रियता कि मतलब स्तरीकरण जो है वो मैक्सिमम जो लोग होते हैं उनको एक पोजीशन मिल जाती है, एक पद प्राप्त हो जाता है और उसके बाद वो क्या करते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं, वो लेज़ी हो जाते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं, है ना। कोई पर्सन है जिसे किसी की इच्छा है कोई पद प्राप्ति की, IAS RS ऑफिसर की, वो उसके लिए मेहनत करता है, उसे वो मिल जाता है, कुछ टाइम वो काम करेगा, देन फिर वो उसमें निष्क्रिय होने लग जाता है, अपने काम से विमुख होने लग जाता है और वो निष्क्रियता जो होती है वो मैक्सिमम लोगों में देखी जाती है जो ऊंचा पद प्राप्त कर लेते हैं। तो सामाजिक स्तरीकरण का ये एक नुकसान है। देन फिर सेकंड हम देखते हैं कि वर्ग चेतना और पक्षपात कि स्तरीकरण जो होता है उससे क्या होता है, हम जानते ही हैं कि स्तरीकरण होता है उससे अलग अलग वर्ग बन जाते हैं, है ना, वर्ग पनपते हैं, वर्ग जो हैं वो क्या करते हैं, बन जाते हैं और उन वर्गों में अपने आप में ही चेतना पनपने लगती है, वो अपने आप में ही कॉन्शियस होने लगते हैं और उनमें क्या होता है, पार्शलिटी की भावना आ जाती है, उनमें पक्षपात की भावना आने लग जाती है, अपने वर्ग के प्रति, अपने वर्ग के लोगों के प्रति, अपने वर्ग के लोगों की हितों की रक्षा के लिए वो काम करना चाहते हैं और इस ऐसी जो उनकी सोच है उससे उनमें वर्ग चेतना तो होती ही है, वर्ग कॉन्शियस तो वो होते ही हैं और उनमें क्या होता है, वर्ग संघर्ष भी पनपता है। थर्ड अगर हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि संघर्ष को जन्म देते हैं, वो क्या करते हैं, संघर्ष को जन्म देते हैं। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि स्तरीकरण के कारण क्या होता है, समाज में कई वर्ग पनपते हैं और इन वर्गों को कुछ न कुछ अधिकार या सुविधाएं मिलती हैं, है ना। तो उच्च वर्ग जो होता है वो निम्न वर्ग को दबाने लगता है, उसका शोषण करने लगता है, वो उच्च वर्ग निम्न वर्ग को अपने आप पे बोझ समझने लगता है और उन वर्गों में वर्ग संघर्ष पनपता है। ऊंचा जो वर्ग होते हैं, उच्च वर्ग जो होते हैं वो निम्न वर्ग के लोगों से घृणा करते हैं, उनका शोषण करते हैं, तो उनमें आपस में वर्ग संघर्ष की स्थितियां पनपती है। फिर क्या होता है कि सामाजिक एकता जो होती है इससे वो खतरे में पड़ जाती है और अलग अलग वर्गों के बीच में क्या होती है, सामाजिक दूरियां बढ़ने लगती है। ऑब्वियस है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा, अगर लड़ाई झगड़े होंगे, आपस में समझ नहीं होगी, सोच नहीं मिलेगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो क्या होंगी, कॉन्फ्लिक्ट होंगे और संघर्ष होंगे और संघर्ष से क्या होएगी, समाज में इन वर्गों में आपस में दूरियां बढ़ने लगती है और उनमें क्या होता है, विरोध पनपने लगता है, तो विरोधी भावनाएं भी उसके साथ साथ पनपने लगती है और ऐसी स्थिति में क्या होता है, सामाजिक लाभ जो मिलने लगते हैं वो क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। फिर क्या होता है, उच्च वर्ग के लोग धन संग्रह करने में लगे रहते हैं और निम्न वर्ग के लोग जो होते हैं उनको वो इतना परिश्रम करते हैं, उसके बावजूद भी उनको उनके
परिश्रम का भी उचित पारितोषिक नहीं मिलता है, उनको पुरस्कार नहीं मिलता है, इससे वो क्या होते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि निराशा का जन्म होता है इससे। तो स्तरीकरण से क्या होता है, कुछ व्यक्तियों को तो बहुत इम्पॉर्टेंट काम सौंप दिए जाते हैं और कुछ को क्या है उसके काबिल नहीं समझा जाता है, उनको महत्वपूर्ण काम नहीं सौंपे जाते, उन्हें वो पद नहीं दिए जाते हैं जिनकी उनकी इच्छा होती है। तो जिन लोगों को कुछ कम महत्वपूर्ण काम दिए जाते हैं या पद सौंपे जाते हैं, उनमें क्या होता है फिर वो केपेबल हैं, लेकिन ये वर्ग संघर्ष की जो स्थिति होती है, ये जो स्तरीकरण होता है, ये जो पक्षपात होता है, इसकी वजह से कुछ लोगों को पद प्राप्ति हो जाती है और वो चाहे योग्य हो चाहे ना हो, और कुछ लोग योग्य होने के बावजूद भी उन पदों को प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। तो उनमें फिर क्या होता है, निराशा और असंतोष जन्म लेता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट कि असुरक्षा का भाव, है ना, कि निराशा तो हुई, अब असुरक्षा, उसके साथ साथ असुरक्षा, इनसिक्योरिटी भी उनको फील होने लगती है कि स्तरीकरण में क्या होता है, प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। ऑब्वियस स्ट्रैटिफिकेशन होगा तो कंपटीशन तो उसके साथ साथ होता ही है, क्योंकि जब तक हम किसी कंपटीशन को फेस नहीं करते हैं तब तक हम पद प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, व्यक्ति को हमेशा असुरक्षित महसूस होता रहता है। वो कई बार ऊंचे पद प्राप्त करने के बावजूद भी अपने पद को बनाए रखने में कोशिश करता रहता है। उसको पोजीशन है ऑलरेडी, वो उस पोजीशन पे बना हुआ है, लेकिन वो वहाँ से जाना नहीं चाहता है और अपनी पोजीशन को हाई ही रखना चाहता है, और इसलिए वो उस पद को बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके लिए कठिन होता जाता है। और कभी कभी क्या होता है, इससे वो क्या होता है, पुनः अपना जो उसका नीचे वाला वर्ग होता है उसमें आता है, और तब तक क्या होता है, उसके जो पुराने संगी साथी होते हैं उनसे उसका व्यवहार खराब हो जाता है, वो उनको खो देता है। फिर बात आती है कि ये क्या है, समानता के विरोधी हैं, कि इक्वलिटी जो होती है, स्तरीकरण का जो सिद्धांत होता है वो असमानता पे डिपेंड करता है, असमानता पे, इनइक्वालिटी पे आधारित होता है, और ये समानता का विरोधी होता है, क्योंकि स्ट्रैटिफिकेशन है, स्तरीकरण है, और उसमें अगर वर्ग की बात आएगी तो एक उच्च वर्ग है, एक निम्न वर्ग है, और उनमें समानता हो ही नहीं सकती है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखते हैं तो हम बात करते हैं कि क्या होता है, व्यक्तित्व के विकास में बाधक है। ऑब्वियस है कि क्या होगा, स्ट्रैटिफिकेशन होगा, स्तरीकरण, तो उसमें निम्न वर्ग के लोगों को तो क्या समझा जाएगा, हीन समझा जाएगा, उन्हें किसी काम के योग्य नहीं समझा जाएगा, और उनमें अपने आप में ही हीनता की भावना पनपने लग जाती है, और ऐसी हीनता की भावना उनके अंदर पनपना व्यक्तित्व के विकास में बाधा पहुंचाती है, और व्यक्तित्व का विघटन होने लगता है ना, व्यक्ति अपने आप में डाउन होने लगता है, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो ख़त्म होने लगती है, उसका जो कॉन्फिडेंस होता है, उसका जो आत्मविश्वास होता है वो डगमगाने लग जाता है, और उसके साथ साथ क्या होता है, उसका विघटन होने लग जाता है, उसका पतन होने लग जाता है। फिर हम बात करते हैं कि भारत जो है यहाँ क्या है, बद्ध सामाजिक व्यवस्था है ना, और उसमें स्तरीकरण जो होता है उसमें किस पे डिपेंड करता है, वो स्तरीकरण जाति प्रथा पे निर्भर करता है ना, और वो जो जाति प्रथा होती है उसकी वजह से स्तरीकरण अनेक बुराइयों को भी जन्म देता है। तो जातियाँ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, और जाति प्रथा, भारत जो है वो जाति प्रथा पे आधारित है, तो उसमें ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, हीन भावना, है ना, जो सामाजिक प्रतिबंध होते हैं वो, अंतर्जातीय विवाह, इन सब पे रोक होती है, और इन बुराइयों को ये पनपाता भी है, ये बुराइयाँ जन्म भी लेती है। क्यों? क्योंकि व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएगा, उसकी सोच डेवलप नहीं हो पाएगी, है ना, तो फिर ऐसी बुराइयाँ भी साथ साथ जन्म लेती है। अब बात करते हैं इन 8 जो हमने पॉइंट्स देखे हैं उनके अगर हम कंक्लूजन देखें तो हम ये कह सकते हैं कि स्तरीकरण जो होते हैं उसके कुछ लाभ भी होते हैं, कुछ हानियाँ भी होती हैं, मीन्स कार्य और अकार्य दोनों होते हैं, और इनकी हानियाँ मीन्स ये जो अकार्य हैं उनके होने के बावजूद भी क्या है, ये समाज में होता है। ऐसा नहीं है कि अकार्य है तो सामाजिक स्तरीकरण समाज में नहीं रहेगा या नहीं होगा। पुराने टाइम से सामाजिक स्तरीकरण होता आया है, अभी भी होगा, और इन फ्यूचर भी हम इस स्ट्रैटिफिकेशन को हमारी सोसाइटी के अंदर देखेंगे कि ये चलता रहता है। स्तरीकरण के अभाव में क्या होता है, सामाजिक विघटन और क्रांति दोनों को ही
अपॉर्चुनिटी मिलती है पनपने की, जन्म लेने की। और स्तरीकरण जो है वो एक ऐसी व्यवस्था होती है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता और पद और भूमिका प्राप्त होती है। क्योंकि अगर वो क्वालिफाइड है, अगर वो एक्सपीरियंस्ड है, क्वालिफाइड है, तो उसको क्या है, योग्यता प्राप्त होगी, उसे उसकी योग्यता अनुसार, उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको पोजीशन मिलेगी, पद मिलेगी, उसे अपना रोल मिलेगा। तो ये तो हमने देखे थे सामाजिक स्तरीकरण के अकार्य। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत। क्यों? क्योंकि समाज में स्तरीकरण तो है, हमको पता है कि समाज में स्तरीकरण है ना, और उसकी प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, स्तरीकरण का प्रोसेस क्या होता है, उसको जानने के लिए कुछ सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने क्या कहा कि हम जब तक उसकी थियरीज नहीं देखेंगे, हम उस पर सिद्धांत नहीं बनाएंगे, तब तक ये नहीं पता चल सकता कि सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो उसके लिए सिद्धांतों का निर्माण किया गया था, है ना। तो सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत के अंदर हम सबसे पहला कौन सा थियरी देखेंगे, हम देखेंगे सामाजिक स्तरीकरण के संघर्ष का सिद्धांत, कॉन्फ्लिक्ट थियरी हम देखते हैं। और ये कॉन्फ्लिक्ट थियरी जो है ये किसने, कार्ल मार्क्स ने निर्मित की थी। किसने प्रतिपादित की थी? सबसे पहले इसको कार्ल मार्क्स ने प्रतिपादित किया था। और उन्होंने सामाजिक स्तरीकरण को क्या कहा, ये कहा कि सामाजिक स्तरीकरण को समाज में संघर्ष के आधार पे ही डिफाइन किया जा सकता है, संघर्ष के आधार पे ही उसको क्लियर किया जा सकता है, स्पष्ट किया जा सकता है। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि उन्होंने एक लेख लिखा था और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, है ना, और उसमें उन्होंने कहा था कि आज तक जो भी समाज अस्तित्व में आए और उनका इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। मतलब क्या है कि कोई भी युग हो उसमें सामाजिक वर्ग होते हैं और उनमें संघर्ष भी होता है। पुराने टाइम में भी हम देखते थे कि जो सोसाइटी थी उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, एट प्रेजेंट भी हैं, अभी वर्तमान में भी है और इन फ्यूचर भी। जब तक सोसाइटियाँ हैं, जब तक लोग हैं, जब तक ग्रुप हैं, उनमें कॉन्फ्लिक्ट रहता है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि ये पुराने टाइम में भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। मतलब उनके कहने का मतलब क्या है, वो ये कहना चाहते हैं कि कोई भी युग हो उसमें सामाजिक वर्ग मौजूद होते हैं और उनमें संघर्ष भी होता है। तो पुराना टाइम जो है उसमें स्वतंत्र और दास, कुलीन और अकुलीन, सामंत और अर्धदास, अत्याचारी और पीड़ित, इस तरीके से वर्ग बने हुए थे। और एट प्रेजेंट क्या है, एट प्रेजेंट पूंजीपति और श्रमिक वर्ग है ना। पूंजीपति जो हैं उनको पूंजीवादी जो टाइम था उसमें क्या कहा जाता था, बुजुर्गा, और श्रमिकों को क्या कहा जाता था, सर्वहारा, है ना। तो ये दो वर्ग आज भी मौजूद हैं, उस वक्त भी थे पूंजीवादी समाज में, और इनमें क्या है, आपस में संघर्ष रहता है, ठीक है। फिर उच्च वर्ग जो थे वो जो होते हैं उन्होंने हमेशा से ही निम्न वर्ग का शोषण किया है। ऑब्वियस है कि ऊंचे पद पे होते हैं, ऊंचे कुल के होते हैं, है ना, तो वो निम्न वर्ग के और निम्न कुल के जो लोग होते हैं उनका हमेशा शोषण करते रहते हैं, ठीक है। फिर वर्गों का जन्म जब हुआ तो उत्पादन के साधनों पे वो क्या था, स्वामित्व और अस्वामित्व के आधार पे होता था। वर्गों का जन्म कैसे हुआ, जो उत्पादन किया जाता था उनके साधनों पे किनका स्वामित्व है ना, ऑथराइज कौन है, उनके ऑनर कौन है, और अस्वामित्व के आधार पे होता था। इस बेस पे क्या था, समाज दो प्रधान और विरोधी वर्गों को जन्म देता है। समाज ने क्या किया फिर इस आधार पे दो प्रधान एवं विरोधी वर्गों को जन्म दिया। मतलब एक वो जिसका उत्पादन के साधनों पे स्वामित्व होता है और दूसरा उससे वंचित रहता है। एक वर्ग ऐसा है जिसको सारे साधनों की प्राप्ति होती है और दूसरा क्या है, उससे वंचित रहता है। वर्गों का स्वरूप क्या है, उत्पादन के ढंग पे निर्भर करता है ना, कि उत्पादन किस प्रकार का होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, उन पे वर्ग का स्वरूप भी निर्धारित करता है, डिपेंड करता है। उत्पादन का ढंग जो होता है वो भी इस बात पर निर्भर करता है कि समाज किस तरीके से प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगा, समाज प्रौद्योगिकी के कौन से स्तर पे है, ये सब कुछ भी डिसाइड करता है, ठीक है। अब एक सोशियोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं उनको, वो इकोनॉमिस्ट भी थे, है ना, शुम्पेटर। उन्होंने ये कहा कि मार्क्स की ये जो प्रमुख रुचि है वो वर्गों के विकास में थी। कार्ल मार्क्स का इंटरेस्ट किसमें था,
ये जो वर्ग हैं, है ना, ये जो क्लास बनी हुई हैं, उनके डेवलपमेंट में उनकी रुचि थी। और उसी तरीके से एक बॉटमोर और हैं सोशियोलॉजिस्ट और अर्थशास्त्री राइटर, उन्होंने ये कहा है कि मार्क्स सामाजिक व राजनीतिक परिवर्तन लाने में वर्गों की भूमिका में रुचि रखते हैं। ठीक है, तो क्या है कि वर्तमान में क्या है, औद्योगिक और पूंजीवादी व्यवस्था है, आप सबको पता ही है, और उत्पादन के साधनों पे स्वामित्व की दृष्टि से ये दो वर्गों में बटा हुआ है, जो कौन सा था, एक पूंजीपति और एक श्रमिक वर्ग। ठीक है, तो पूंजीपति जो है वो अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए श्रमिकों को कम से कम वेतन देना चाहते हैं। ऑब्वियस है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम कम से कम वेतन वगैरह लोगों को देंगे। ठीक है, और श्रमिक वर्ग जो है इस पे शोषण का विरोध किया जाता है। ठीक है, वो कम से कम देंगे, और श्रमिक जो है वो क्या करते हैं, इस शोषण का हमेशा विरोध करते आए हैं। लेकिन उससे क्या होता है, पूंजीपति जो है वो अपनी आर्थिक शक्ति, उनके पास क्या होता है, पावर होता है, उनके पास फाइनेंशियल पावर होता है, और उस आधार पे वो क्या करते हैं, राजनीतिक शोषण भी करते हैं। वो किसी न किसी तरीके से उन श्रमिकों को दबा देते हैं, उनके विरोध जो होते हैं उनका दमन करने लगते हैं, और इससे क्या होता है, उद्योगों का एक स्थान पर केंद्रीकरण होने लग जाता है, वो सेंट्रलाइज्ड होने लगते हैं। यातायात के साधनों का विकास होने से, पूंजीपति और श्रमिकों के बीच आर्थिक एवं सामाजिक दूरी बढ़ने से, इन सब कारण से श्रमिक वर्ग में क्या होता है, एकता और चेतना में वृद्धि होती है। इस तरीके से श्रमिक जो होते हैं वो एकजुट होते हैं और वो पूंजीपतियों से संघर्ष करते हैं, और लास्ट में क्या होता है, किसकी जीत होती है, श्रमिकों को सफलता इससे मिलती है, वो सक्सेस होते हैं। इस तरीके से क्या है, मार्क्स की जो विचारधारा थी उसमें क्या था, वो ये मानते थे कि ये जो आर्थिक कारण है वो उसी को ही वर्ग का आधार मानते थे, और इस बात से भी वो भली भांति परिचित थे कि बहुत अच्छी तरीके से कि सामाजिक विभेदीकरण से इन दो प्रधान वर्गों के अलावा भी विरोधी हितों के कई ऐसे समूह उत्पन्न होते हैं जिनको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, हम उनकी अनदेखी कर देते हैं। इसका कारण ये रहा था कि वर्गविहीन समाज के आदर्श और राजनीतिक प्रतिबद्धता से वो बंधे हुए थे। मार्क्स ने क्या कहा था, मार्क्स ने वर्गों के जन्म में आर्थिक कारण को ही प्रमुख और सभी कारणों को इससे इफेक्टिव माना था। ठीक है, अब बात करें हम अगर कि धर्म, कला, ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, दर्शन, साहित्य, इन सभी की, तो सभी कुछ से समाज की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है ना। आर्थिक कारण भी बहुत होते हैं, और उन जिस पे धर्म, सभ्यता, कला, संस्कृति, ये जो सुपर स्ट्रक्चर होता है ना, अधोसंरचना जो होती है, वो सब कायम रहती है। और मार्क्स ये कहते थे कि श्रमिकों को अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए जागरूक और एकजुट होना चाहिए, और वो उसके लिए उनको इनवाइट करते थे। ठीक है, उन्होंने एक कोटेशन दिया था कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनिट, यू हैव टू लूज नथिंग एक्सेप्ट योर चेन्स। उन्होंने क्या कहा था, तो दुनिया के मजदूर, तुम एक हो जाओ तो तुम्हारी बेड़ियों के सिवा तुम्हें कुछ नहीं खोना है ना। तुमको अपनी बेड़ियां तोड़नी है और उसके अलावा तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। मतलब मार्क्स मजदूरों को धर्म से बचने के लिए कहते थे, क्योंकि उनके अनुसार धर्म क्या है, एक अफीम है, एक नशा है, जिसका यूज़ पूंजीपति क्या करते हैं, अपने हितों की रक्षा के लिए करते हैं। तो वो पूंजीपतियों से किसी प्रकार के समझौते करने की बात से सहमत नहीं थे। वो ये कहते थे कि पूंजीपति से कोई भी समझौता आप लोगों को नहीं करना है। मार्क्स श्रमिकों की जो विक्ट्री होती है, जो विजय होती है, उसके लिए काफ़ी आशावादी थे, उनको बहुत होप थी उससे। ठीक है, ये तो क्या था, संघर्ष का सिद्धांत था कि मार्क्स ने क्या कहा है, दो वर्ग होते हैं, पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग, और उनके बीच में जो संघर्ष चलता है उस पर डिपेंड करता है। तो सामाजिक स्तरीकरण के एक सिद्धांत को बताया है, और अब हम इसकी आलोचना करते हैं कि कोई ने जो सिद्धांत बने हुए हैं उनकी दूसरे समाजशास्त्री जो होते हैं, जो लेखक होते हैं, उन्होंने आलोचना की होती। तो इसकी भी कुछ आलोचनाएं हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिद्धांत बिल्कुल एप्रोप्रिएट है ना। तो मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं हुई हैं, वो आलोचनाएं हम देखते हैं। कि फर्स्ट हम देखें तो ये कमी रह जाती है मार्क्स के इस थियरी में कि मार्क्स ने अपने सिद्धांत में आर्थिक कारणों को आवश्यकता से अधिक इम्पोर्टेंस दी है, ज़रूरत से ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंट माना है, और सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जो फैक्टर्स होते हैं उनको उन्होंने नेगलेक्ट किया है, उनकी अवहेलना की है। तो ये एक कमी रहती है। फिर हम देखते हैं कि आज तक का जो भी हिस्ट्री है वो ये बताती है हमको कि सभी समाजों में वर्ग हैं,
फिर भी मार्क्स जो हैं उनके द्वारा वर्ग विहीन समाज का आदर्श एक कल्पना मात्र है ना, कि वर्ग विहीन समाज तो हो ही नहीं सकता है, न पहले था, न आज है और न आगे कभी होगा। ये जो व्यवहार है उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, ये एक कमी थी। फिर आगे हम देखते हैं कि मार्क्स ने ये भी नहीं बताया था कि वर्ग विहीन समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बेस क्या होना चाहिए, आधार क्या होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो तो सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सार्वभौमिक तथ्य है जो हमेशा रहेगा। फिर जिन समाजों में वर्ग व्यवस्था होती है वहाँ वर्ग संघर्ष का सिद्धांत लागू तो हो सकता है, लेकिन भारत में तो क्या है, जाति प्रथा है, और यहाँ पे वर्ग संघर्ष का ये जो सिद्धांत है ये पूरी तरीके से अप्लाई नहीं किया जा सकता है। फिर जॉनसन है एक ऑथर, वो ये कहते हैं कि उत्पादन के दौरान संघर्ष की बजाय सहयोग ज़्यादा होता है ना, तो बिना सहयोग के उत्पादन ठप हो जाता है और श्रमिक और पूंजीपति में हमेशा संघर्ष हो, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब प्रोडक्शन जब होता है, उत्पादन जब होता है, तब तो कॉन्फ्लिक्ट कम और कॉपरेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। सहयोग होगा तभी तो उत्पादन प्रक्रिया सक्सेसफुल होगी, संभव होगी, है ना। तो जॉनसन जो है वो ये कहते हैं कि श्रमिक और पूंजीपति में हमेशा संघर्ष हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें इसकी एक कमी या आलोचना, तो हम देखते हैं कि अभी जो वर्तमान जो समय है उसमें सरकार और पूंजीपति ने क्या किया है, श्रमिकों के कल्याण के लिए बहुत से काम किए हैं और उनमें संघर्ष के स्थान पे क्या है, सहयोग बढ़ा है। जैसे ऑब्वियस है कि गवर्नमेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो जो श्रमिक हैं उनके सहयोग के लिए, उनको उनके बेटरमेंट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत काम कर रहे हैं, तो उससे उन श्रमिकों में संघर्ष नहीं, उनमें सहयोग पनपेगा। ठीक है, और फिर मार्क्स ने कई ऐसी भविष्यवाणियाँ की थी जो गलत सिद्ध हुई कि आज वर्गों का विकास उस प्रकार से नहीं हो रहा है जिस प्रकार से कल्पना की गई थी। ऑब्वियस है कि वर्ग तो डेवलप हो रहे हैं, लेकिन मार्क्स ने ये कहा था कि उनका विकास उस तरीके से नहीं हो रहा है जैसी कल्पना की गई थी, जैसा इमेजिन किया गया था। और लास्ट अगर हम आलोचना देखें तो हम ये देखते हैं कि मार्क्स ने कुछ राजनीतिक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं, उनकी पूर्ति के लिए अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता है कि समाज में वर्गों का निर्माण जो किया जाता है उसकी राजनीतिक प्रतिबद्धता हो और वो उसी के अनुसार हो, है ना। ऑब्लिगेशन किसकी हो, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन हो और वो उसी के अनुसार हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो उनके विचारों में पक्षपात और अवैज्ञानिकता पाई जाती है ना। उनके विचार से कुछ ऐसे सोशियोलॉजिस्ट थे, कुछ ऐसे लेखक थे जो सहमत नहीं थे। तो हमने क्या देखा है, हमने वर्ग संघर्ष देखा है ना, किसका, कार्ल मार्क्स का संघर्ष का सिद्धांत देखा और उसकी आलोचनाएं भी देखी हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो संघर्ष का सिद्धांत है कार्ल मार्क्स का, ये स्तरीकरण के कुछ पक्ष में सहमत है, कुछ पक्षों का ये कुछ तथ्य जो हैं उनको सही ठहराता है, और कहीं कहीं कार्ल मार्क्स ने कुछ ऐसी विचारधाराएं दी थी जिससे कुछ समाजशास्त्री सहमत नहीं थे। और आज के टाइम में अगर हम देखें कि पूंजीपति और श्रमिक वर्ग जो हैं तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट की जगह कॉपरेशन ज़्यादा होता है, उसी से उत्पादन प्रक्रिया हो रही है। समाज में जो ये सर्वहारा वर्ग जो होते हैं उनके कल्याण के लिए बहुत से कार्य किए जा रहे हैं जिसमें पूंजीपति, सरकार सब सहयोग कर रही है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इनमें बहुत ज़्यादा खाई है, फिर इनमें वर्ग संघर्ष ज़्यादा है क्योंकि इनमें सहयोग भी देखने को मिलता है हमको। फिर अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत में जाति प्रथा विद्यमान है, इसलिए यहाँ वर्ग संघर्ष व्यवस्था जो है वो थोड़ी सी वेरिएशन वाली होती है, उसमें उतार चढ़ाव की स्थिति होती है और वो बिल्कुल कंफर्म भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो थियरी है उसके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।